नमस्ते, जय हिंद। मैं ज्योति सिंह डू स्टडी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम जो चैप्टर लेके चल रहे हैं वो है होम साइंस का। जो हमारा चैप्टर नंबर है आज का वो है 31। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे घर के सौंदर्य, क्योंकि देखिए सिंपल सीधी बात है, हम रहते किस में है? घर के अंदर। अब घर के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम घर को अस्त व्यस्त करके रखे, इतना ज्यादा गंदा करके रखे कि कोई मेहमान भी आए ना, वो दोबारा आपके घर में आने की कोशिश ही ना करे, क्योंकि उसको पता है जाने के बाद हम तो किसी ना किसी चीज से भिड़ ही जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा सबसे मेन मोटिव है, वो है घर का सौंदर्य का। अगर हम बात करें सौंदर्यकरण, हमें अपने घर को कैसे सजाना है, कैसे सुसज्जित करना, देखने में कैसे सुंदर लगे और किस चीज को कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, वो हम इस सारे चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि घर के सौंदर्य का परिचय। अब परिचय देने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो ये, घर को सिर्फ साफ सुथरा और आरामदायक बनाना ही काफी नहीं है। ऐसा ना हो कि सिर्फ घर में कुछ नहीं है, झाड़ू लगाया और सो गए। सिर्फ साफ सुथरा और आरामदायक ही जरूरी नहीं है, हमें करना क्या पड़ता है? सुंदर, स्वागत योग्य और आमंत्रण देते हुए भी प्रतीत होना चाहिए। मतलब ये कि भाई सिंपल सीधी बात है कि कोई घर में आए, वो कहे हाँ इससे सुंदर घर आज तक कहीं देखा ही नहीं। देखने में क्या लगना चाहिए? सुंदर, आकर्षित लगना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को क्या कर ले, वो अपनी साइड में आकर्षित कर ले, देखते ही क्या वाव क्या घर, ऐसे उसके मुंह से निकले। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सुंदर घर के लिए चीजें कीमती हो। ऑब्वियस सी बात है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज में रहते हैं उनका घर भी बहुत सुंदर होता है। हाँ, रिच फैमिलीज का भी सुंदर होता है। वो अपनी क्या कहते हैं, घरों में बहुत ज्यादा क्या रखते हैं? महंगी चीजें। जरूरी नहीं है कि घर को सजाने के लिए महंगी चीजें ही रखी जाए। उसको एकदम सटीक, सही तरीके और कम कीमतों पे भी उसको घर को सजाया जा सकता है। कम कीमती सामानों को भी सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सामान बस घर सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुंदर देखने में लगना चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह हो, सोफा अपनी जगह, टेबल अपनी जगह, किचन बिल्कुल क्लीन हो, डब्बे अपनी जगह हो। ये सारी चीजें घर को सुंदर बनाती हैं। इसके लिए वस्तुओं का सही चुनाव करने और उन्हें उचित स्थान पर रखने की कला सीखना बहुत जरूरी है। कहाँ पे कौन सी चीज रखी जाए, कौन सी चीज देखने में बहुत सुंदर लगेगी, किस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई पेंटिंग लेके आते हैं। अब पेंटिंग लाने का ये मतलब तो नहीं किसी भी दीवार पे लगा दो। पेंटिंग का मतलब ये है कि वो किस दीवार पे सुंदर लगेगी, कौन से पेंट उस पर अच्छा लगेगा, उसको किस साइड रखा जाएगा तो वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो हर एक चीज का एक जगह होती है, एक प्लेस होती है। अगर हम उसको उसी के सटीक जगह पे रखें ना, तो वो देखने में क्या लगता है? बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा आकर्षित लगता है। अब हम बात कर रहे हैं घर के सौंदर्य का महत्व क्या है। घर के सौंदर्य का अगर महत्व की बात करें तो दो चीजें, अव्यवस्थित घर और सुव्यवस्थित घर। अब अव्यवस्थित घर की अगर हम बात करें तो चीजें समय पर नहीं मिलती, ढूंढने चलो तो टकरा जाते हैं, इधर दीवार पे, कभी टेबल पे, कभी किसी चीज पे। ठीक है, उन्हें ढूंढने में समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है, दोनों लगता है, बहुत ताकत भी लग जाती है, टेंशन हो जाता है, दिमाग में नहीं मिल रहा और हमें ये टेंशन, हम लेट हो रहे हैं, फटाफट फटाफट सारी चीजें करते हैं। ऐसे घर में रहने से तनाव और असंतोष रहता है। क्यों रहता है तनाव? क्योंकि कोई चीज मिलेगी नहीं, झगड़े होंगे आपस में कि ये चीज यहाँ रखी थी, कहाँ चली गई, ये है वो है। तो तनाव और असंतोष हमेशा बना रहता है। सुव्यवस्थित घर, सभी वस्तुएं साफ और उचित स्थान पर रखी जाए, एकदम सही जगह, साफ सुथरी होनी चाहिए, देखने में धूल मिट्टी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। जो चीज जहां रखी है, वह अगले दिन आप उसको निकालने गए, वो चीज वहीं मिल जाएगी ना। ना टाइम वेस्ट होगा, ना आप टेंशन में होंगे और अपने टाइम से आप घर से बाहर भी निकल जाएंगे। ऐसे घर में शांति और आराम की अनुभूति होती है, टेंशन फ्री। पता है ये चीज यहाँ रखी है, क्या जरूरत है उसको ढूंढने की, आराम से निकाला और चले गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिक्चर्स को देखें तो ये वो पिक्चर है जिसमें हम देखेंगे हमारा ये पूरा घर अस्त व्यस्त है, कपड़े फैले हुए हैं, बर्तन फैला हुआ है, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, और ये घर आप देख सकते हैं, वही चीज सेम टू सेम ये यहाँ पे सटीक सुव्यवस्थित सजा के, और कम चीजें भी हैं, सोफा, ठीक है, नॉर्मल अगर हम बात करें छोटा सा टेबल है, कुछ कुछ चीजें रखी हुई है, टीवी रखी, तो डिफरेंस है दोनों घरों में। तो अब इसमें हम ढूंढने चलेंगे, भाई गुम हो जाएंगे, भूल भुलैया, कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे, और इसमें फटाक से हमें सारी चीजें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं सुव्यवस्थित घर की विशेषता क्या होती है। फर्नीचर कमरे के आकार के अनुपात पर रखा जाए, मतलब नॉर्मली देखिए कमरा
पे अगर हम देखें कि नॉर्मल पूरा कमरा जो है उस कमरे में किस एरिया में किस जगह पे एकदम सोफा वो सटीक बैठेगा और देखने में बहुत प्यारा और सुंदर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल काफी लोग सोफे को हॉल में रखते हैं क्योंकि उनको लगता है वो अट्रैक्टिव है, कोई मेहमान आएगा वहां बैठेगा और वहां पे कोई चीजें फैली भी नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लोग सोफे को कहाँ रखते हैं, अपने हॉल में रखते हैं। पर्दे कमरे को एक रूप देता है। अब पर्दे अब नहीं है कि बहुत ब्राइट कलर एकदम चटक मटक पर्दा लगा दिया, नहीं, पर्दा बिल्कुल डिसेंट कलर का होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, जो देखने में बिल्कुल डिसेंट सा बहुत प्यारा सा लगे। ठीक है, रंग एक आरामदायक वातावरण पैदा करता है और आंखों की शांति पहुंचाता है। सिंपल सीधी बात है, एकदम चटक मटक गहरा रंग हो ना, धूप की रोशनी लाइट की रोशनी से वो हमारी आंखों में लगेगा और हमें देखने में क्या लगेगा कि भाई कैसा सा अजीब सा लग रहा है, हम टेंशन में आ जाएंगे। लाइट डिसेंट कलर एकदम शांत होता है, बिल्कुल प्यारा लगता है देखने में और लाइटिंग की वजह से वो हमारी आंखों को भी परेशान नहीं करता है। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था उचित होनी चाहिए। अगर हम बात करें लाइटिंग, लाइटिंग मॉर्निंग में सनरेज एकदम घर के अंदर आनी चाहिए, इवनिंग में हमारी लाइट्स होनी चाहिए, लाइट्स इतनी हार्ड भी नहीं होनी चाहिए जो आंखों को चुभे, लोगों को परेशान करे। ठीक है, चलने फिरने के लिए अगर हम बात करें समुचित स्थान होना चाहिए। अब सारी चीजें बिखरी रहेंगी ना, जैसे कोई कपड़ा बिखरा हुआ और हम चल रहे हैं और चलते ही हम क्या हो जाएंगे, आराम से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर वो साफ सुथरा एक एक जगह पे एक एक कोने पे सारी चीजें रखी होंगी तो चलने आने जाने का पूरा एरिया होगा जिसमें हम आराम से चल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, गिरेंगे नहीं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें हम पुष्प सज्जा पढ़ेंगे। पुष्प सज्जा क्या होती है? पुष्प सज्जा बहुत जरूरी है। अब पुष्प सज्जा की बात की जाए तो ये है फ्लावर अरेंजमेंट, किसी भी स्थान को तुरंत सुंदर बनाना। सिंपल, फ्लावर अगर घर में सारी चीजें ना एकदम सटीक तौर पे अपनी जगह पे रखी हूँ, उसमें एक फ्लावर पॉट रख दिया जाए ना, वो देखने में ऐसा लगेगा बस बहुत सुंदर और वाव, मुंह से सीधा निकलेगा वाव और बहुत बढ़िया सा निकलेगा। ठीक है, आप भी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ये कर सकते हैं। हमारे पास जो स्थानीय सामग्रियां हैं उससे भी सजा सकते हैं। सज्जा हमेशा उद्देश्य और आसपास के वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। जैसे ऑफिस, घर की पार्टी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑफिस में है तो ऑफिस में भी हमारा कैबिन है तो उसको ऑफिस के अकॉर्डिंग सजाया जाए। घर में अगर पार्टी है, कोई पार्टी थ्रो की गई है कि बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी की तरह सजाया जाए। या फिर अगर हम बात करें एनिवर्सरी पार्टी है तो उसकी तरह सजाया जाए। हर चीज को डेकोर करने का एक अपना करिकुलम, एक अपना नियम और कानून होता है, कहीं पे भी कुछ भी डेकोरेशन नहीं की जाती है। तो पुष्प सज्जा बहुत जरूरी होती है, बट उसको देखना पड़ता है वो किस पार्टी के लिए, किस व्यवस्थित चीजों के लिए है। पुष्प सज्जा के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? सामग्री एकत्रित करना, फूलदान, ठीक है, जिसको हम वास बोलते हैं, विभिन्न रंगों और सामग्रियां, चीनी मिट्टी, लकड़ी, बांस के हो सकते हैं, कोई भी, इनफैक्ट होममेड भी होते हैं, कुछ लोग घर पे भी बनाते हैं, कांच की बोतल से या वेस्ट बोतल से भी उसको सुंदर तरीके से एकदम डेकोर करके उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव आसपास की सजावट के साथ मेल खाता हुआ होना चाहिए। क्या? फ्लावर पोट, वास, आसपास की सजावट के अकॉर्डिंग, पेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्लावर पोट अगर हम बात करें बाहर बालकनी में रख रहे हैं तो वहां के पौधों के अकॉर्डिंग, वहां की नीड के अकॉर्डिंग सारे फ्लावर्स और फ्लावर पोट का वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फूल आमतौर पर विषम संख्या जैसे 3, 5 और 7 में प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब फूल या तो 3 हो या तो 5 हो या तो 7 हो। अगर हम उसको जोड़े में रखेंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। विभिन्न आकार के फूल हो जैसे कली, अध खिला और पूरा खिला हुआ का चुनाव करें। मतलब ऐसा सजाना है आपको वास, उसके अंदर कलियां भी हों, थोड़ा सा वो खिला हुआ भी हो और पूरा खिला हुआ भी हो, तब जाके एक फ्लावर पॉट बहुत देखने में क्या लगेगा, सुंदर लगता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पिन होल्डर की। पिन होल्डर्स की अगर हम बात करें तो ये पिन होल्डर होता क्या है? एक भारी धातु का आधार जिस पर लोहे की कीलें लगी होती हैं, भारी होता है, लोहे की कीलें लगी होती हैं। ठीक है, ये फूल के तने और पत्तियों को टिकाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लपेट दिया, उसको टिक गई। ठीक है, या फिर क्या अगर हम बात करें पत्तियों को अलग से उसको उसके अंदर टिका दिया तो वो एकदम एक जगह पे टिक जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें ओएसिस, ये क्या होता है? ये पिन होल्डर का एक आधुनिक विकल्प है। फॉर्म जैसे ब्लॉक फॉर्म होता है, पानी को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व, और पानी को अगर ऑब्जर्व कर लेगा तो जो ताजे फूल होते हैं वो काफी टाइम तक ताजे देखने में लगते हैं। ये बहुत पानी सोखता है और फूलों को लंबे समय तक क्या रखता है, नमी रखता है, जिससे फूल देखने में बिल्कुल ताजे से लगे। ठीक है, सूखी टहनियां और हरी पत्तियां,
भी हो सकती हैं। सूखी टहनियाँ, हरी पत्तियाँ ना देखने में जो सूखी सी होती है, बिल्कुल ब्राउन कलर की टहनियाँ होती हैं और पत्तियाँ उसमें साइड्स में, वो बहुत देखने में बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें हैं, अगर हमें फूल की सज्जा करनी है तो ये सब चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं। अब हम बात करें पुष्प सज्जा की विधि। अब उसको सजाना कैसे है? फूल सजाने की विधि की अगर बात की जाए तो पहले क्या करनी है, उसकी तैयारी, आकार, कटाई और उसकी लंबाई, इन तीनों चारों चीजों को देखना है। चारों चीजों देखने के बाद ही एक देखने में फ्लावर पॉट बहुत सुंदर लगता है। तो तैयारी क्या होना चाहिए? फूलदान में पिन होल्डर रखकर पानी से ढक दें या भीगा हुआ ओसेस रख दें। ठीक है, भीगा हुआ ओसेस जो हमने बात की थी, फॉर्म की बात की थी, वो फॉर्म जो है वो रख दोगे भीगा हुआ, तो फूल एकदम ताजे खिले हुए रहेंगे। आकार, पहले सज्जा का आकार निश्चित कर ले। जैसे अगर हम बात करें तिनकोनी, अंडाकार या एस आकार का, देखो फॉर एग्जांपल ये है किस तरीके से हमें फ्लावर्स को सजाना है। यहाँ पे पत्तियां पत्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स और क्या कहते हैं नंबर में है, और यहाँ पे उससे ज्यादा फ्लावर्स को पूरा क्या कर दिया है, खोल दिया गया है। तो आकार को सजाने के तरीके हैं। अगर हम बात करें तिनकोना होना चाहिए, अंडाकार होना चाहिए, एस आकार का उसको सजाया जाए। ठीक है, कटाई, फूलों को प्रातः काल ही तोड़े, तनों की कटाई छटाई पानी के अंदर ही करें। अब फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे क्या है ना कि हम डेली क्या करते हैं, अपने आप को नहाते हैं, फ्रेश करते हैं, अपने आप को मतलब तैयार करते हैं, तो डेली होता है हमारा प्रोसीजर, तभी हम देखने में अच्छे भी लगते हैं। ऐसे ही फूलों के साथ भी है, फूलों में जो एक्स्ट्रा पत्ते आ जाएं, जो पत्ते सूख जाएं, फूल सूख जाएं, उनको काट के छाट के क्या कर देना होता है, साइड। तभी तो नया निकलेगा पौधा, तभी तो उसके अंदर अच्छा एक फूल और निकल के तैयार होगा। लंबाई, फूलों के तने विभिन्न लंबाई के कांटे। अब हम फूलों के तनों की अगर हम बात करें तो वास के अकॉर्डिंग उसके तनों को काटना होता है। तनों को, पत्तियों को हमेशा छांटते रहना होता है, तभी एक पौधा खिला खिला और नए पौधे जैसा निकलना शुरू हो जाता है, नए फूल उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब पुष्प सज्जा की विधि भाग 2। अब इसके अंदर क्या करना है? मुख्य टहनी, सबसे लंबी टहनी फूलदान की चौड़ाई से कम 1.5 गुना लंबी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें, हमारा फूलदान है, ये रहा फॉर एग्जांपल फूलदान, और फूलदान से 1.5 गुना लंबी, मतलब यहाँ पे टहनी दिखनी चाहिए। अगर टहनी ज्यादा लंबी है तो उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, क्रम, सबसे पहले लंबे फूलों को, फिर अन्य फूलों को उनकी लंबाई के अनुसार रखो। जो लंबे हैं उनको पहले रखना है, और जो छोटे हैं उसके बाद उनको लंबाई के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में रखना है, पहले बड़े फिर उसके बाद छोटे। ठीक है, संतुलन की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि बड़े और पूरे सूखे फूलों को तले नीचे की ओर रखना है। मतलब अगर हम बड़े और सूखे जो फूल होते हैं उसको बिल्कुल नीचे की ओर रखना है, एकदम टेढ़ा करके, जिससे कि वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगे और खिला खिला सा लगे। मध्यम आकार के फूलों को बीच में रखें, जो लंबे फूल से थोड़े से छोटे हैं उनको बीच में सेंटर में रखना है। कलियों को सजाने में सबसे ऊपर सजाएं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारा कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे, जो हाइट में कम है वो बीच में, और जो कलियां हैं वो बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से हमारा एक पूरा वास बन के तैयार हो जाएगा। अंतिम रूप, पिन होल्डर या ओसिस की को पत्तियों या पत्थरों से क्या कर दें, बिल्कुल छिपा दें। जो ओसेस हमने लगाया था, जो फॉर्म लगाया था, उसको पत्तियों से क्या कर दें, उसको हटा दें, या तो उसको ढक दें या बिल्कुल उसको चारों तरफ पत्तियां फैला दें, जिससे वो देखने ऐसा लगे कि भद्दा सा ना लगे, देखने में अच्छा लगे। तो उस चीज को करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये पॉट है, ये रहा पूरा पॉट, इसके अंदर फूल्स को इसी तरीके से पत्तियां, छोटे छोटे फूल, फिर सबसे बड़े फूल, इस तरीके से चारों तरफ से उसको क्या किया गया है, सजाया गया है। अब हम बात करें पुष्प सज्जा के सिद्धांत भाग 1 की बात करें। अब सिद्धांत की बात की जा रही है, हमने उसको कैसे सजाना है, हमने उसकी बात की। इसका सिद्धांत क्या है? फूल सजाते समय एक इस सिद्धांतों का क्या करना है, पालन। अनुपात और संतुलन, पहले तो 2 पॉइंट। अनुपात क्या होना चाहिए? सज्जा का आकार कमरे या मेज के अनुपात में होना चाहिए। मतलब ये जितना बड़ा, अगर बहुत बड़ा मेज है तो वास भी उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए। अगर मेज छोटा है तो वास भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मेज और कमरे के हिसाब से वास को बनाना है। ठीक है, पुष्प सामग्री, फूल पत्तियां फूलदान की ऊंचाई से 1.5 गुना ऊंची होनी चाहिए। मतलब जो हमारा पूरा वास है उससे जो हमारे फूल है वो 1.5 गुने ऊंचे होने चाहिए, ताकि वो दिखे, पता चले कि उसके अंदर हमने क्या लगाया है, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाए हैं। संतुलन, पूरी पुष्प सज्जा संतुलित होनी चाहिए, जैसे हमने भी लास्ट में बात की इस टॉपिक में।
कि जो बड़े बड़े फूल है उनको पहले रखना है, मतलब साइड साइड में कॉर्नर में उनको टेढ़ा करके रखना है, और जो कम हाइट वाले हैं उनको उनको फिर उसके ऊपर रखना है, और जो कलियां हैं उनको सबसे ऊपर रखना है, ताकि देखने में वो क्या लगे, बहुत प्यारा और सुंदर लगे। यहाँ ना तो ऊपरी हिस्से में भारी लगे और ना ही एक तरफा भारी लगे, मतलब ये इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं एक साइड में सारे फूल भर दिए और एक साइड में कम फूल भर दिए, दोनों का बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया। तो दोनों की अगर चारों तरफ से वो वास है ना, तो उस चारों तरफ से वास को अच्छे से फूल से इक्वली हर जगह फूल लगाना है, हर जगह पत्ती लगानी है, अकॉर्डिंग टू देखना है कितने फूल एक साइड लगे, कितने फूल एक साइड लगे, उसके बाद उसको सजाना है। अब हम बात करें पुष्प सज्जा सिद्धांत भाग 2। दूसरा क्या है, लय, मुख्य बिंदु, समरूपता। ये 3 पॉइंट और। आपकी आंखें पूरी सज्जा पर आसानी से घूमनी चाहिए, ये भिन्न भिन्न ऊंचाई से आता है, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल सारे फूलों को एक ही हाइट में नहीं लगाना है। जैसे हमने बात की कि बड़ा फूल साइड में, मध्यम फूल बीच में, कलियां बीच में। इससे क्या होगा कि हम जब खड़े होके देखें या बैठ के देखें तो हमें हर एक फूल दिखेगा, हर एक कली दिखेगी और हर एक पत्ता इजीली दिखेगा। ठीक है। मुख्य बिंदु, बड़े व चमकीले फूल ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिए एक ही सज्जा में बहुत सारे भिन्न भिन्न चमकीले रंग ना लगाएं। ठीक है, देखने में बहुत गंदा लगेगा, अलग अलग चमकीले कलर के फूल है, रोज है, चमक रहा है बिल्कुल ही देखने में, उसमें स्पार्कल्स लगे हुए हैं, तो वो देख रहे हैं। अब अलग से उसके अंदर कोई और फूल लिली लगा दिया, सब कुछ मतलब मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर हम समरूपता की बात करें, फूल, पत्तियों और फूलदान एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, मतलब ये कि देखने में तीनों अच्छे लगे, फूलदान, पत्ती और फिर उसके ऊपर फूल, वो देखने में ऐसा लगे कि भाई बस क्या कहते हैं उसको, अभी उसी के अंदर उगाया गया है, उसी के अंदर वो खिल करके बाहर आ गए। तो इस तरीके से इसको सुसज्जित करना है। अब हम बात करें फर्श की सजावट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्श की सजावट। दिवाली, त्योहार, कोई भी त्योहार होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर में क्या बनाते हैं, रंगोली। ठीक है। ये फर्श को सजाने के लिए एक परंपरागत विधि है जिसे अल्पना भी कहा जाता है। देखिए, रंगोली अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कोई चावल के आटे से भी उसको क्या कहते हैं, घोल के बनाता है, कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाता है, कोई और डिजाइन लेते हैं, मतलब कोई चावल से बनाता है, कोई फूलों से, डिफरेंट डिफरेंट फूलों से बनाता है। सबके पास सजाने के लिए रंगोली अलग अलग तरीके की होती है, जिसको हम अल्पना भी कहते हैं। ठीक है। इसे त्योहार पर दरवाजे की दहलीज, आंगन, बरामदे में बनाया जाता है। दरवाजे पे कहा जाता है शुभ है, लकी है, इसलिए इसको काफी बार क्या किया जाता है कि घर के बाहर बनाया जाए, आंगन में बनाया जाए, और कहीं पे छोटा बनाया जाता है और कहीं पे बड़ा बनाया जाता है। सामग्री, फूलों की पंखुड़ियां जो फूल से होते हैं, सूखे रंगों का पाउडर, चावल का आटा या मैदा उसका पेस्ट, रंगा हुआ लकड़ी का बुरादा। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ है। जो फूल से बनाते हैं उनको चाहिए होती है फूलों की पंखुड़ियां, फूलों को तोड़ देते हैं, एकदम मिक्स कर देते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, रोज है, रोज की पंखुड़ियां निकाल दी। ठीक है। गेंदे के पंख क्या कहते हैं, जो उनके वो फूल होते हैं उनकी पत्तियों को निकाल दिया। सूखे रंगों का पाउडर जो डब्बे में आते हैं छोटे छोटे, उनको उससे रंगोली बनाना। चावल के आटा, मैंने पहले बताया, चावल का आटा घोल लिया, उसको हाथों से क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। रंगा हुआ लकड़ियों का बुरादा, जिनके पास नॉर्मली टाइम नहीं होता वो क्या करते हैं, बुरादे को उठाते हैं, उसी को कलर करके उसको सुखा के फिर उसी से बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल रंगोली, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाई गई है। ठीक है। तो ये टाइप्स हैं कि हम किसी भी टाइप से बना सकते हैं। हम फूलों की पंखुड़ियों से भी रंगोली बना सकते हैं, सूखे रंगों के पाउडर से भी बना सकते हैं, चावल के आटे से भी बना सकते हैं, और अगर हम बात करें तो लकड़ी के बुरादे को रंग करके भी हम रंगोली बना सकते हैं। फर्श जो होता है वो देखने में बहुत प्यारा और सुंदर लगता है। अब हम बात कर रहे हैं एक अच्छी रंगोली बनाने के नियम। भाई सुंदर रंगोली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी देखने में लग रहा है अजीब सा, नहीं। रंगोली देखने में बहुत प्यारी हो, जैसे ही कोई एंटर करे देखे बोले क्या रंगोली है, वाह। तो इसको बनाने की क्या होना चाहिए, डिजाइन, रेखाएं, रंग, संतुलन और भराई। ठीक है। अब डिजाइन, त्योहार या अवसर के अनुसार ही डिजाइन का चुनाव करें। जो त्योहार है, जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें जो फेस्टिवल है, उसके अकॉर्डिंग उसको अगर बनाएंगे ना तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवाली है, तो दिवाली के अकॉर्डिंग फूल, पत्ती, मोर बनाया जाता है। ठीक है। अब उसमें हमने क्रिस क्रॉस करके बना दिया तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। रेखाएं, डिजाइन की रेखाएं दोहरी, खींचे,
ताकि उनके बीच में रंगों का क्या करा सके, बिल्कुल भरे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने फूल बना दिया, अब ये फूल जो है इसको मैं डबल करूंगी ताकि अगर मैं इसके अंदर रंग भरूं तो ये बिल्कुल भी साइड का बॉर्डर खराब ना हो। ठीक है, रंग एक दूसरे के आसपास विपरीत रंगों का प्रयोग करें, जिसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर रेड है तो ग्रीन होना चाहिए, अगर ब्लू है तो रेड होना चाहिए। इस तरीके से कलर को मिक्स करके नॉर्मल अलग अलग ऑपोजिट रंगों को हम होली बना सकते हैं। संतुलन, डिजाइन में संतुलन और एकरूपता सुनिश्चित करें, एकदम बिल्कुल परफेक्टली उसको नाप लें, इधर से कैसे बनानी है उसको संतुलित करें। रंग ओवर नहीं होना चाहिए और देखने में कम भी नहीं होना चाहिए। भराई, रंगों की भराई एक समान करें और सामग्री को दबाकर चपटा कर दें, एक समान। ये नहीं अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सा ऐसे बना दिया फूल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं और मैंने रंग भरने की कोशिश की तो रंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे आधा भर दिया और ये आधा दिख रहा है, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे भर दिया फिर ये दिख रहा है, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इक्वल कलर हो, बराबर कलर हो, उसको हाथों से हल्का हल्का टच करके दबा दो, जिससे हमारी रंगोली देखने में बहुत प्यारी और सुंदर लगे। अब हम बात करें सजावट का सामान। अब घर में क्या क्या होना चाहिए, सजावट का सामान क्या क्या होना चाहिए। घर में पेंटिंग हो, लैंप, कुशन, मूर्तियां आदि सजावट सामान होते हैं, इनको हम घर में सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि इन्हें कलात्मकता से नहीं लगाया गया तो घर अव्यवस्थित और बिखरा हुआ प्रतीत होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मूर्ति, ठीक है, या फिर मैं पेंटिंग की बात करूं तो पेंटिंग को दीवारों के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सी दीवार पर और कौन से पेंट के साथ पेंटिंग सूट करेगी। अब मैंने उसको उसके कलर के अकॉर्डिंग और उसकी दीवार के अकॉर्डिंग कहीं भी लगा दिया ना तो घर देखने में बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, कुशंस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कुशंस कहाँ पे कहीं पे भी रख दिया बीच में, आते जाते लोगों को क्या लग रही है, बहुत ज्यादा चोट लग रही है। यदि इन्हें कलात्मक तरीके से नहीं रखेंगे तो घर अव्यवस्थित लगेगा। इन्हें लगाते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंस होती है। झूमर, झालर, अगर हम कुछ भी लगा रहे हैं, पेंटिंग लगा रहे हैं, मूर्ति को रख रहे हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, डिजाइनर कुछ और रख रहे हैं, तो सबको रखने का एक तरीका होता है, मैचिंग, कलर मैचिंग होती है। ठीक है, अगर हम उसको कहीं भी उठा के रख देंगे तो घर देखने में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त लगेगा। अब देखिए सजावट सामान को व्यवस्थित करने के नियम क्या क्या है। पहले तो है पेंटिंग, इसको कैसे लगाते हैं। तस्वीर, बड़ी पेंटिंग को बड़ी दीवार पर और छोटी पेंटिंग को छोटी दीवार पे, सिंपल। बड़ी पेंटिंग को छोटी दीवार पे और क्या कहते हैं छोटी पेंटिंग को बड़ी दीवार पे लगा देंगे तो ऐसा लगेगा क्या है ये, इतने से बड़े से कमरे में इतनी सी पेंटिंग दिख रही है और देखने में बहुत ज्यादा अजीब और मतलब कह सकते हैं कि अव्यवस्थित सा लगेगा। कई छोटी पेंटिंग को एक समूह में एक काल्पनिक वर्ग या आयत के अंदर टांगा जाता है। मतलब समूह की अगर हम बात करें छोटी छोटी पेंटिंग्स, ठीक है, छोटी, जैसे हम फ्रेमवर्क करते हैं, थोड़ी एक पेंटिंग यहाँ लगा दी डिजाइन में, एक पेंटिंग यहाँ लगा दी, एक पेंटिंग हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, समूहीकरण, एक ही सामग्री से बनी वस्तुएं जैसे पीतल या लकड़ी की सभी वस्तुएं एक साथ समूह में रखी जानी चाहिए। ठीक है, पीतल या लकड़ी को अलग अलग नहीं रखना, मतलब पीतल का सामान पीतल की वाली जगह पे, लकड़ी का सामान लकड़ी वाली जगह पे, दोनों को मिक्स करके नहीं रखना है। अन्य, लैंप का रंग बाकी की सजावट से मेल खाता हुआ होना चाहिए, मतलब पेंटिंग, दीवार, इन सबसे मेल खाता हुआ होना चाहिए। कई मूर्तियों को एक साथ रखने से बचे, मतलब ऐसा है कि हमने एक क्या कहते हैं नॉर्मली मूर्तियां ले ली सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी और उसको एक ही जगह पर रख दिया, नहीं, हर एक मूर्ति को देखते हुए कहाँ पे कौन से टेबल पे जचेगी, कौन से पेंटिंग के साथ रखी जाए, कौन सा एरिया बहुत सुटेबल है वैसा रखा जाए। ऐसा नहीं बिल्कुल सब कुछ क्या करके मिक्स करके रख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। हर चैप्टर में हमने प्रश्न किए हैं क्योंकि ये हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके अंदर पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का क्या महत्व है। घर से साफ सुथरा नहीं होना चाहिए, घर की सजावट देखने में वो आकर्षित होना चाहिए और प्रभावित होना चाहिए ताकि कोई भी उसके अंदर आके वो ये कहे कि घर बहुत ज्यादा सुंदर है, आमंत्रित वाला घर होना चाहिए। पुष्प सज्जा के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। पुष्प सज्जा के लिए वास की आवश्यकता होती है, ठीक है, कीलों की आवश्यकता होती है और ओसिस की जरूरत होती है। डिपेंड करता है कि आप नॉर्मली छोटे छोटे कीलों के साथ उसको रखेंगे या फिर ओसिस के साथ रखेंगे। ओसिस होता क्या, ओसिस होता है एक फॉर्म जिसमें पानी सोख लेता है वो, जिससे कि अगर हम उसकी फूल की डंडियों को लगाएंगे तो फूल में नमी रहती है, देखने में वो बहुत सुंदर और खिला खिला सा लगता है।
पुष्प सज्जा करते समय अनुपात और संतुलन के सिद्धांतों को समझाइए। अनुपात और संतुलन। अनुपात का मतलब ये है कि हर फूल एक अच्छे अनुपात में होने चाहिए। बड़े फूल को पहले कॉर्नर में, फिर जो उससे हाइट में कम है उसके बाद में, और जो कलियां हैं उसके ऊपर लगानी चाहिए, जिससे वो अनुपात में, क्योंकि उसको हमें चारों तरफ से वो देख लें, ताकि हमें उसको देखने के लिए अलग अलग उठना ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम अगर हम बात करें तो 1.5 इंच उसकी डंडी क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। फूलों का अनुपात 1.5 इंच का बड़ा होना चाहिए। संतुलन की अगर हम बात करें तो संतुलन बनाए रखना है, एक साइड पे ज्यादा फूल नहीं भर देने और एक साइड पे कम नहीं, दोनों साइड पे चारों तरफ से हमें अच्छे से बराबर इक्वली फूल्स को रखने हैं। एक अच्छी रंगोली बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक अच्छी रंगोली बनाते समय हमें तो पहले डिजाइन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, रंगों का ध्यान रखना चाहिए, रंगे मिक्स ना हो, रंग को अपोजिट में रखना है। मतलब अगर हम बात करें डार्क लाइट या फिर डार्क डार्क भी रखना है तो कॉम्बिनेशन अच्छा सा बनना चाहिए, ठीक है। और अगर हम रंगोली बना रहे हैं तो उसका अनुपात बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छे रंग से प्रॉपरली भरना होता है, ऐसा नहीं कहीं पे भी भर दिया। और उससे पहले उसकी डिजाइन, उसकी रूपरेखा बना ले, और उसकी रूपरेखा को अगर बनाया जाए तो उसको डबल 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 डिजाइन बनाया जाए, अगर उसके अंदर हम रंग भरे तो देखने में अच्छा लगे। घर में पेंटिंग को व्यवस्थित करने के सही तरीके क्या है? पेंटिंग को व्यवस्थित करने का तरीका ये है कि पेंटिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी, क्योंकि घर भी 2 तरीके के होते हैं, बड़े रूम वाले, बड़ी दीवारें वाले और छोटी दीवारें वाले। अगर बड़ी दीवार है तो पेंटिंग को, बड़ी जो पेंटिंग है उसको बड़ी दीवार के साथ, अगर छोटी दीवार है तो छोटी दीवार को के ऊपर हम कौन सी पेंटिंग लगाएंगे? छोटी पेंटिंग लगाएंगे, ठीक है। पुष्प सज्जा में फूलों को किस क्रम में लगाया जाता है? बड़े, माध्यम और कली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने ये बनाया फ्लावर पॉट, ठीक है। अब हमने इसमें रखे फूल, तो हम सबसे पहले कौन से रखेंगे? बड़े वाले, क्योंकि वो देखने में दिखेंगे भी और पता भी चलेगा। हमने साइड साइड में फूल बना दिए, ठीक है। अब हमने इसके नीचे रखा है कौन से वाले? मध्यम वाले, ठीक है। अब उसके बीच बीच में हमने क्या लगा दी? कलियां, जिससे क्या होगा? बहुत देखने में सुंदर लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था घर को कैसे सुसज्जित किया जाए, कैसे सजाया जाए, फूलों की क्या अहमियत होती है, पेंटिंग किस तरीके से लगानी चाहिए, क्योंकि गलत पेंटिंग में घर की जो सुसज्जता है वो बिल्कुल बेकार कर देती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको एनआईएस से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो काउंसलिंग के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम कोशिश करेगी आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। जय हिंद, जय भारत।